नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी खतरे, किसी दर्द या किसी नुकसान की आशंका से जो भावना पैदा होती है, और ये बड़ी स्वाभाविक बात है, हर मनुष्य में होती है और शायद मुझे लगता है कि बहुत कुछ जानवरों में भी होती है, लेकिन आज बात मनुष्यों की हो रही है तो मनुष्यों की ही बात करेंगे। उस भावना को डर कहते हैं और डर से बचने का जो उपाय बताया जाता है वो ये है कि आप अपने डर को सार्वजनिक कर दें, उसको जाहिर कर दें, तो उससे डर कुछ कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं माना जाता। डर ये बना रहता है जब तक भविष्य को लेकर आपके मन में अनिश्चितता हो, और इसके अलावा ये डर जो है किसी काल्पनिक या वास्तविक स्थिति के कारण भी हो सकता है। तो अब डर किस वजह से है, ये तो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वो किस वजह से डरा हुआ है। लेकिन डरा हुआ व्यक्ति जब अपने डर की अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से करने लगे तो आप समझिए कि डर का लेवल बहुत बढ़ चुका है, यानी वो अपने स्तर पर इस डर से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो इसको वो जाहिर करके जो है इस डर से बचने की कोशिश कर रहा है या निपटने की कोशिश कर रहा है। और राजनीति में, फिल्म में या किसी भी प्रोफेशन में जहां अनिश्चितता हो वहां ये डर और ज़्यादा होता है, और आजकल तो जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की स्थिति आ गई है। लेकिन मैं बात आज राजनीति की कर रहा हूं। आपने संसद में कल बहस देखी होगी, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर। उसमें चर्चा अगर आपने पूरी सुनी हो या प्रमुख नेताओं की प्रमुख पार्टियों की सुनी हो तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक डर जो है वो पूरे विपक्ष के मन में बैठ गया है। तो मैं एक संस्था यानी विपक्षी दलों और एक नेता, इन दो लोगों के डर की बात करूंगा आज। विपक्ष के मन में डर बैठ गया है कि जो मुस्लिम विक्टिम कार्ड का वीटो चलकर वो मुसलमानों का वोट लेते थे वो चलना बंद हो गया। मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म किया। ये धारणा उन्होंने तोड़ दी, ख़त्म कर दी कि जिसको मुस्लिम वोट मिलेगा वही शासन में आएगा, और ये काम उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर करके दिखाया और प्रदेश के स्तर पर। दो प्रदेशों का खास तौर से उदाहरण देना चाहूँगा। एक उत्तर प्रदेश, जहाँ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम आबादी का राजनीति पर प्रभाव मेरे हिसाब से देश में सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में। जम्मू कश्मीर की बात न करें जो मुस्लिम बहुल राज्य है, उसको छोड़ दें। जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, इसके बावजूद मुस्लिम वोट का वीटो चलता था, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। और दूसरा राज्य था असम, या राज्य है, था नहीं कहना चाहिए, उस दृष्टि से कि मुस्लिम वीटो चलता था उसकी बात करें तो। ये दोनों राज्यों में इस अवधारणा को राष्ट्रीय स्तर पर और इन दो राज्यों में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने तोड़ दिया। असम में दूसरी बार सरकार बन चुकी है भाजपा की, और उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार बन चुकी है, और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी बार सरकार बन चुकी है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मुस्लिम वोटों का भरोसा था, विश्वास था विपक्षी दलों में, उसको तोड़ दिया। मुस्लिम वोट का वीटो तोड़ा पहले, फिर विपक्षी दलों को जो भरोसा था कि कुछ भी हो जाए ऐसे मुद्दों पर मुसलमान उनके साथ एकजुट खड़ा होगा और मुसलमानों में कोई विभाजन नहीं होगा। वो कल हमने जो संसद में बहस देखी और उसके बाद देश भर में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई, आप इसकी तुलना अगर जरा सा सीएए से कर लें, तब से अब में स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। दोनों मुद्दों पर विपक्ष झूठ को लेकर खड़ा था, दुष्प्रचार को लेकर खड़ा था, जो नहीं था वो काल्पनिक बातें बता रहा था, मुसलमानों को खास तौर से भरमाने की कोशिश कर रहा था, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था और उनको मजहब के नाम पर एकजुट करने की कोशिश कर रहा था कि खतरा दरअसल तुम्हारे मजहब पर है, ये बताने की कोशिश हो रही थी। खतरा तुम्हारे समाज पर है,
मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, कैंपों में उनको भेज दिया जाएगा। ये सीएए के समय डराया गया। अभी वक्फ संशोधन विधेयक जब अगस्त में पहले पेश हुआ, उसके बाद जेपीसी को गया, तब से इस पर चर्चा चल रही है। खास तौर से पहले भी चलती थी, लेकिन बहुत तेज हो गई चर्चा, और विपक्ष का उसी अनुपात में दुष्प्रचार भी तेज हो गया कि तुम्हारी मस्जिद छीन लेंगे, तुम्हारी मज़ारें छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे। सब झूठी बात थी। और मैं क्या कहता हूँ, मतलब सभी लोग कहते हैं, ये जो है एक सार्वजनिक सत्य है और एक ध्रुव सत्य है, कहना चाहिए कि झूठ के पांव नहीं होते, ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। सीए के मामले में कुछ ज़्यादा देर तक टिक गया, वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में और कम समय लगा उसको गिरने में। तो कल जो कुछ दृश्य देखने को मिला, आप सत्ता पक्ष क्या बोल रहा था उसको छोड़ दीजिए, विपक्ष के नेताओं के भाषण सुन लीजिए। जैसे हारा हुआ योद्धा बोलता है उस तरह से भाषण हो रहे थे। और कल मैंने कहा ही था आपसे कि प्रतिपक्ष का नेता जो विपक्षी दलों का सबसे बड़ा नेता होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, और इस समय जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी और उनकी पार्टी की तो तमन्ना ही यही है कि पूरा विपक्ष उनको अपना नेता मान ले। वो मैदान से ही भाग गए। अगर आप लड़ाई लड़ने से पहले हथियार डाल देते हैं तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर निराशा कितनी बैठ चुकी है। तो निराशा तो एक बात है, आज मैं उनकी निराशा पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। एक मैंने कहा संस्था के रूप में विपक्षी दलों की बात, और दूसरा एक नेता की बात, लेकिन वो नेता राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी की आज बात नहीं कर रहा हूं, वो नेता हैं अखिलेश यादव। उनका आप भाषण सुने तो उससे सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर का डर बाहर निकल रहा था। उनको अपने भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता है, जो आशंका है, जो खतरा महसूस हो रहा है, वो सब निकल रहा था। दो तीन बातों पर उनकी खास तौर से ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल भाजपा जो है वो मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। अरे भैया, आप लोगों की तो सारी राजनीति, पूरी जिंदगी हिंदुओं को बांटने में रही, उसी की नीति पर चलती है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको छिपाया नहीं। उन्होंने कहा अब पीडीए बांटेगा, ये नहीं कहा हिंदू को बांटेगा। तो पीडीए किसको बांटेगा, इसके बारे में किसी को कन्फ्यूजन तो है नहीं। पीडीए तो बना ही है हिंदुओं को बांटने के लिए। तो ये उनका आत्मविश्वास नहीं, उनका डर बोल रहा था। और अब भी हो सकता है आपको कुछ शंका बची हो, लेकिन पहले संस्था की बात कर लें। विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर जो सत्तारूढ़ दल के सहायक दल हैं, खास तौर से जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जिनको मुस्लिम वोट मिलते हैं, वो अंततः सत्तारूढ़ दल का साथ नहीं देंगे, या सत्तारूढ़ दल का साथ देंगे तो बड़ी कीमत वसूल कर देंगे, ब्लैकमेल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह के, या कहें कि जिस लाइन पर भाषण भाजपा के नेताओं के थे, उसी लाइन पर भाषण, बल्कि मैं कहता हूं उससे आगे बढ़कर जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने भाषण दिया, बिल के समर्थन में दिया। तो ये जो उम्मीद थी उनकी, और उनके साथ साथ जो मुल्ला मौलवियों की उम्मीद थी, और जो ऐसी मुस्लिम संस्थाओं की जो वक्त की संपत्ति पर राज कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, कि उन सब की जो उम्मीद थी उन सबको धराशायी कर दिया। तो संसद के अंदर जो हुआ वो हुआ। मेरा मानना है कि संसद के बाहर जो हुआ वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संसद के बाहर समर्थन में, और ये स्पष्ट हो गया था जब जंतर मंतर पर विरोध करने आए थे, मुट्ठी भर लोग थे। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि आप जुम्मे की जो आखिरी नमाज थी, अलविदा नमाज जिसको कहते हैं, उसमें जाएं तो काली पट्टी बांध कर जाएं, ईद पर काली पट्टी बांध कर ईद मनाएं। और उस अपील को सुना नहीं, किसने? मुसलमानों ने। तो इस मुद्दे पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति थी, उसने मुस्लिम समाज को बांट दिया। बांट दिया मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब इस्लाम के नाम पर फिर एक नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ के मुद्दे पर उनको समझ में आ गया
कि उनके हित में कौन खड़ा है और उनके हित का विरोध कौन कर रहा है। तो दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है, जिन पत्तों पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये तो हद है। तो जिन पत्तों पर तकिया रखा था विपक्ष ने, वही पत्ते हवा देने लगे, यानी तकिया जो है अपनी जगह से हिल चुका है। अब ये बात अभी भी मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के नेताओं को समझ में आई है, लेकिन उनको अंदर से मालूम है कि उनके लिए खतरा बढ़ गया है, उनके लिए संकट बढ़ गया है। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, ये उनके लिए खतरे का संकेत तो था ही, ये उससे भी बड़े खतरे का उनको संकेत दिखाई दे रहा है। तो इसलिए डरे हुए हैं, और डरा हुआ आदमी हमेशा डराने की कोशिश करता है, इसीलिए धमकी देने लगता है। दरअसल जितना अंदर से ज़्यादा डरा हुआ होता है उतनी ज़ोर से धमकी देता है। जैसे अंधेरे से डरा हुआ आदमी ज़ोर ज़ोर से गाता है, चिल्लाता है, बोलता है, वही हाल विपक्ष का है। एक भी भाषण किसी वक्ता का, विपक्ष के सभी दलों की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा भाषण नहीं था जो तथ्यात्मक रूप से तैयारी करके आए हों। उनको मालूम था कि एजेंडा हमारा क्या है, उसी पर बोलना है, तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तथ्यों पर आएंगे तो घिर जाएंगे। तो इसलिए रेटरिक पर, भाषणबाजी पर जाओ। भाजपा सांप्रदायिकता फैला रही है, मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, तो मुसलमानों का विक्टिम कार्ड भी वो नहीं खेल पाए। ये उनके लिए ज़्यादा डर की बात है। पिछले 77 साल से मुसलमानों के इसी विक्टिम कार्ड का फ़ायदा उठाकर वो चुनाव में वोट पाते रहे हैं, सत्ता में आते रहे हैं, और उनका समर्थन तो मिलता ही रहा है, जाहिर है। ये 2 अप्रैल 2025 की तारीख भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जब भारत की राजनीति में एक निर्णायक बदलाव आया है। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, इस गलतफहमी में मत रहिए कि इस बदलाव के कारण मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को वोट देने लगेंगे। वो नहीं होने वाला है। लेकिन जिनको वोट देते थे उनको संदेह की नज़र से देखने लगे कि आखिर ये हमारा भला चाहते हैं, हमारा अहित चाहते हैं। 77 साल में इन्होंने हमको दिया क्या और हमसे लिया क्या? तो अगर इसका हिसाब किताब वो करेंगे तो पता चलेगा सिर्फ लिया ही लिया। दिया तो चंद मुट्ठी भर जो अशराफिया वर्ग के लोग थे उनको दिया, आम मुसलमान को कुछ नहीं दिया। उसका हक छीनने का काम किया, उसके हक पर अशराफिया समाज को डाका डालने दिया और उसको प्रोत्साहन दिया, उसको संरक्षण दिया। अब दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव आजकल बहुत डरे हुए हैं, और अपना डर कम करने के लिए जो कहा जाता है कि डर अगर कम करना है आपको तो उसको जाहिर कर दीजिए, तो उन्होंने कल संसद में जाहिर कर दिया। उनको डर है कि अब उनका 2027 में क्या होगा। भविष्य को लेकर बड़ी अनिश्चितता है। 27 में भी हार गए तो अगले 5 साल तक पार्टी को कैसे बचा कर रखेंगे, ये डर उनके अंदर गहरे बैठ गया है। अब आप देखिए, बहस किस बात पर, चर्चा किस बात पर हो रही थी संसद में? वक्फ संशोधन विधेयक। अखिलेश यादव को बोलने का मौका मिला तो वो वक्फ संशोधन विधेयक के अलावा बाकी सब बातों पर बोल रहे थे, और स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा कि अखिलेश जी आप जरा वक्फ पर ही आ जाइए। वो और जितनी बातें, मतलब वो जितनी बातें उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उनके मन में थी, जो आशंकाएं थी, उन सब पर बोल रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी आशंका, सबसे बड़ा डर जो उनके दिल में बैठ चुका है, दिल दिमाग पर छाया हुआ है, वो डर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का डर अखिलेश यादव को, मुझे लगता है कि चैन की नींद सोने भी नहीं देता होगा। अगर ऐसा न होता तो वो जब कल बोले लोकसभा में, वो न बोलते। भाई, चर्चा वक्फ विधेयक पर हो रही है, तो उन्होंने पहले तो कहा, भारतीय जनता पार्टी पर तंज किया कि आप अपने को सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। अब ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, कब अध्यक्ष चुने, किसको चुने। तो बहुत सही जवाब दिया उनको गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता है,
हमारी एक प्रक्रिया है अध्यक्ष के चुनाव की, उसके तहत चुनाव करते हैं। लेकिन आपके बारे में मैं कह सकता हूं कि अगले 25 साल भी आप ही अध्यक्ष रहेंगे। यानी आपके यहाँ तो परिवार को तय करना है, तो बहुत आसान है, 4-5 लोग बैठते हैं, तय कर देते हैं। तो अखिलेश यादव और ऐसी पार्टियां, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जिसमें, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद पर चल रही हैं, वंशवाद पर चल रही हैं, उन पर उनकी बड़ी तीखी टिप्पणी थी और इसका मौका दिया अखिलेश यादव ने। इस बात पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा का ये मुद्दा ही नहीं था कि देश की राजनीति में परिवारवाद या वंशवाद है, वो फायदेमंद है, नुकसानदेह है, इन सब बातों की कोई चर्चा है दूर दूर तक नहीं थी। इसको लेकर आए अखिलेश यादव। लेकिन जो उनका असली डर था और जिससे सबसे ज़्यादा वो भयाक्रांत हैं, अब सिर्फ मुश्किल से 2 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, उन्हें लगा कि ये मौका है अपने डर को जाहिर करने का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश की जनता ने 3 बार भाजपा पर भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और अगले 3 बार भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। अब देखिए अखिलेश यादव का डर निकालने का प्रयास किस तरह से वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि और यूपी में योगी जी का क्या होगा। तो उनको डर या उनको चिंता ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि खुद ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो तीसरा ही कार्यकाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र की सत्ता से जल्दी बाहर जाने वाली नहीं है। तो अखिलेश यादव को इससे ज़्यादा चिंता नहीं है कि केंद्र में कौन है, क्योंकि केंद्र में आना तो उनके बस की बात नहीं है, उनकी पार्टी के बस की बात नहीं है और उनकी पार्टी ये सपना भी नहीं देख सकती कि केंद्र में उसकी सरकार बनेगी कभी। उनके सपने का दायरा तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बाहर उनकी पार्टी है ही नहीं, तो कहीं सत्ता में आने का या इस तरह का कोई सपना देखने का भी सवाल नहीं है। तो अमित शाह ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं रही होगी और उनको इससे ज़्यादा हताशा, निराशा और उनका डर और ज़्यादा बढ़ गया होगा। अमित शाह ने कहा कि योगी जी भी रिपीट होंगे। अब ये बात ऐसी है कि किसी के कान में गर्म तेल डाल दे। अखिलेश यादव के लिए इसी तरह की बात थी। उनको उम्मीद थी कि इंडोर्स तो नहीं ही करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा जो है इधर उधर की बात कर दे, स्पष्ट रूप से कुछ न बोले, तो उसका वो फ़ायदा उठाए, प्रचार करें। और वो प्रचार करते ही रहते हैं कि कुर्सी हिल रही है, दिल्ली से झगड़ा चल रहा है, ये सब काल्पनिक बातें वो बोलते रहते हैं। दरअसल ये बातें वो बोलते हैं अपने मन का डर निकालने के लिए। उनको लगता है कि ऐसी बातें बोलते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास हमारा बढ़ा हुआ है। लेकिन उनका बोलने का लहजा और वो जो बातें कहते हैं, जो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस शैली का इस्तेमाल करते हैं, वो बताती है कि ये उनके अंदर का डर बोल रहा है। तो कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव का डर और ज़्यादा बढ़ा दिया, कह दिया कि योगी जी फिर रिपीट होंगे। तो अखिलेश यादव का डर सार्वजनिक हुआ और उसका कोई निराकरण होने की बजाय, वो डर कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जिम्मेदार है। अरे भाई, बहस हो रही थी वक्फ संशोधन विधेयक पर, उसमें न तो उत्तर प्रदेश का कोई मामला था, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई जिक्र था। आप जानबूझकर लाए क्योंकि आपके अंदर का डर आप में अकुलाहट पैदा कर रहा था कि जल्दी से पूछ लूँ, शायद कोई ऐसा जवाब आए जिसमें संदेह की गुंजाइश बने, जिसके आधार पर मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूं, अपना प्रचार आगे बढ़ा सकूं। वो भी नहीं हुआ। तो कोई जिक्र नहीं आया तो रहा नहीं गया, उठकर खड़े होकर पूछ ही लिया। तो योगी जी पर सवाल पूछना अखिलेश यादव के डर के संस्थागत हो जाने का प्रमाण है। अब वो 2027 तक तो इस डर से निकल नहीं पाएंगे, उसके बाद वो इस स्थिति में नहीं रह जाएंगे कि इस बारे में सोच भी पाएँ। जिस दिशा में पार्टी जा रही है उनकी और जिस दिशा में पार्टी को लेकर जा रहे हैं, वहाँ से रास्ता नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।